सबको लगता था कि चेन डू एक लूजर है, इतना डरपोक कि स्कूल आने से भी डरता है। लेकिन जब वो सोता है तब वो डीमंस की अनगिनत लहरों से लड़ता है, जब तक वो उसके क्रिस्टल ऑन ऑफ लाइफ को तोड़ ना दें। और अगर वो जीत जाता है तो उसे कोई भी एसएसएस रैंक स्किल मिल जाती है। चैलेंज है, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट मनहवा एक्सप्लेनेशन वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से लाइक बटन स्मैश करो और सब्सक्राइब करो लॉर्ड मनहवा ओनी। हर तरफ धमाके हो रहे थे, लोग डरे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे और ऊपर से मुसीबत पर मुसीबत गिरती जा रही थी। सीधे जमीन पर एक क्रिस्टल तेजी से एक लड़के की तरफ बढ़ा, उसके चारों तरफ एक चमक फैल गई और वो क्रिस्टल सीधे उसके दिल में समा गया। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी लिंगयांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से शुरू होती है। स्कूल के बड़े मैदान पर हजारों स्टूडेंट्स परफेक्ट रोज में खड़े हैं। माहौल तनावपूर्ण है। सबको पता है कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। एक टीचर आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में बोलता है। वो स्टूडेंट्स को एक कड़वी सच्चाई बताता है। सिर्फ वही लोग जो होंगजी क्लास में जाएंगे, उनके पास भविष्य में वॉरियर बनने का असली मौका होगा। बाकी सबके लिए यह रास्ता बंद हो जाएगा। फिर वो रूल्स समझाता है। क्लास प्लेसमेंट एग्जाम बिल्कुल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसा है। 2 पार्ट्स हैं, एक कल्चरल टेस्ट और एक मार्शल आर्ट्स टेस्ट। टोटल स्कोर 750 पॉइंट्स का है, जिसमें कल्चर के लिए 225 और मार्शल आर्ट्स के लिए 525 पॉइंट्स हैं। फिर सबसे कठोर रूल आता है, सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स ही होंगजी क्लास में जा सकते हैं। कोई रहम नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जल्द ही कल्चरल एग्जाम शुरू होता है और स्टूडेंट्स को एक एक करके एग्जाम हॉल में जाने का आदेश दिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यह उनकी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका है। भीड़ में एक शांत लड़का अपनी मुट्ठी भींचता है। यह मौका उसके लिए बाकी सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो है हमारा प्रोटैगनिस्ट चेंडू। उसे याद है कि हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में वो अचानक बेहोश होकर गिर गया था। उसके पेरेंट्स डर गए थे और उन्होंने उसे पूरे 2 साल की मेडिकल लीव लेने पर मजबूर किया। जब बाकी सब ट्रेन करते रहे और आगे बढ़ते रहे, वो पीछे रह गया। और वो जानता है कि यह शायद वॉरियर बनने का उसका आखिरी मौका है। इस बार वो इसे जाने नहीं देगा। जैसे ही चेंडू एग्जाम हॉल की तरफ कॉरिडोर में चल रहा था, अचानक कुछ स्टूडेंट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। एक स्टूडेंट हंसते हुए बोला कि उसे यहां देखकर हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेंडू सच में एग्जाम देने आएगा। दूसरे ने उसकी तरफ इशारा करते हुए मजाक उड़ाया कि होंगजी क्लास एग्जाम का मौका तो सबको मिलता है, लेकिन चेंडू ने फर्स्ट ईयर से ही 2 साल की छुट्टी ली और फिर भी यहां आने की हिम्मत कर ली। सब फिर से हंसने लगे। सामने वाला स्टूडेंट करीब आया। उसका चेहरा अंधेरा और नीयत खराब थी। उसने चेंडू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नौजवानों में सच में हिम्मत होती है। बीमार पड़े, 2 साल घर बैठे और सीधे होंगजी क्लास एग्जाम में आ धमके। चेंडू ने उसे शांत नजरों से देखा और जवाब दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कि वो खुद अपने आने वाले एग्जाम पर ध्यान दे। मजाक उड़ाने वाले स्टूडेंट ने अचानक चेंडू का हाथ पकड़ा, उसे डराने की कोशिश में। चेंडू ने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत की और उसे रोक दिया। उस लड़के का चेहरा बदल गया और माथे पर पसीना आ गया। चेंडू ने उसका हाथ छोड़ा और बिना पीछे देखे एग्जाम रूम की तरफ चल दिया। वो ग्रुप चेंडू को जाते देखता रहा। उनके चेहरों पर गुस्सा था। एक ने कहा कि चेंडू तो फर्स्ट ईयर में बहुत दबाया ना जाता था, समझ नहीं आता अब इतना घमंड कहां से आ गया। उसने कहा एग्जाम के बाद देख लेंगे उसे। दूसरे ने अपना हाथ दबाया जहां अभी भी दर्द था, भौहें चढ़ाईं और धीरे से सोचा कि चेंडू की पकड़ थोड़ी ज्यादा ही मजबूत थी। लीडर ने नाक चढ़ाई और उन्हें डांटा। बोला बिल्कुल दिमाग नहीं है, अभी हाथ लगाया तो एग्जाम की क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी। बोला मार्शल आर्ट्स असेसमेंट तक इंतजार करो, तब देखेंगे। एग्जाम हॉल के अंदर चेंडू अपनी सीट पर बैठा और कंप्यूटर ऑन किया। वो शांत और फोकस्ड दिख रहा था। हाथ डेस्क पर रखे थे। बाकी स्टूडेंट्स भी बैठ गए और कमरे में खामोशी छा गई। उधर उस लीडर का चेहरा एक खतरनाक मुस्कान से भर गया। उसने कहा कि एग्जाम के दौरान वो चेंडू को निपटा देंगे। अगर असेसमेंट में वो एक्सीडेंटली क्रिपल हो गया तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। वापस अपनी सीट पर चेंडू ने स्क्रीन की तरफ देखा। जैसे ही पहला क्वेश्चन आया, एग्जाम की शुरुआत एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन से हुई। स्टूडेंट्स से पूछा गया कि करंट वर्ल्ड बैकग्राउंड क्या है और हाई मार्शल कैलेंडर किस दिन से शुरू हुआ। चेंडू ने क्वेश्चन देखा और थोड़ा सोचा। पुराने एरा के साल 2842 में एक दूसरी दुनिया की सिविलाइजेशन का पता चला था। उनके अर्थ पर हमला करने के कुछ ही समय बाद ह्यूमैनिटी ने न्यूक्लियर वेपन्स से जवाब दिया।
2 साल बाद पूरी न्यूक्लियर वॉर में ह्यूमैनिटी की पूरी तरह हार हुई। मरने वालों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा थी। पूरे न्यूक्लियर रेडिएशन के असर में आकर इंसानी शरीर अपनी सीमाएं तोड़ने लगे। इंसान इवॉल्व होने लगे। बर्बाद शहरों में खतरनाक क्रीचर्स सामने आए और तबाही के बीच से ताकतवर लोग उभरे। पुराने ईरा के 2860 अगस्त 27 को सभी एडल्ट्स लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 2 पर पहुंच गए। वो दिन पुराने ईरा का आखिरी दिन बना और एक नए युग की शुरुआत हुई। उसे हाई मार्शल कैलेंडर का पहला दिन कहा जाने लगा। एग्जाम आगे बढ़ता रहा। दूसरे क्वेश्चन में उन लोगों के बारे में पूछा गया जिन्होंने हाई मार्शल कैलेंडर की शुरुआती वॉर्स में बड़ा योगदान दिया। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि अलग अलग देशों ने वर्ल्ड ऑर्डर वापस लाने के लिए कौन सी गलत पॉलिसीज सुझाई थीं। एक चौथा क्वेश्चन भी था। सारे क्वेश्चंस खत्म करने के बाद चेन डू ने माउस मूव किया और एग्जाम सबमिट कर दिया। उसका चेहरा शांत रहा। रिजल्ट आया, परफेक्ट स्कोर। वो थोड़ा पीछे झुका और पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। उस इंसिडेंट के बाद वो 2 साल तक सो नहीं पाया था। उस दौरान वो बुरी तरह घायल होता रहा और बार बार एक अजीब स्पेस में जाता रहा। उस स्पेस के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर जागी और उसे फोटोग्राफिक मेमोरी मिली। इसी वजह से 2 साल स्कूल से दूर रहने के बावजूद उसे एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहने का भरोसा था। लेकिन वो जानता था कि कल्चरल एग्जाम सिर्फ 225 पॉइंट्स का है। उसे अभी घर जाकर मार्शल आर्ट्स असेसमेंट की ठीक से तैयारी करनी थी। कुछ देर बाद चेंडू घर लौटा। जब वो अंदर गया, उसके डैड डिनर बना रहे थे। चेंडू कंधे पर बैग लटकाए अंदर चला आया। उसकी जेब से एक कार्ड निकलकर जमीन पर गिर गया। पास खड़ी उसकी सिस्टर झुकी और उसे उठा लिया। उसने चेंडू को क्लैमी कहते हुए चिढ़ाया और वार्निंग दी कि एडमिशन टिकट खोना नहीं। कुछ देर बाद पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर इकट्ठी हुई और डिनर शुरू हुआ। तभी चेंडू के डैड ने उसे देखने को कहा। चेंडू चॉपस्टिक्स हाथ में लिए रुक गया। उसने टेबल पर रखी बॉटल की तरफ देखा और हल्के से भौहें चढ़ाईं। उसने पूछा कि ये चीप ब्लड पिल्स कहां से आए। डैड ने मुस्कुराते हुए बताया कि चूंकि चेंडू होंगजी क्लास एग्जाम देने वाला है, इसलिए उन्होंने स्कोर बूस्ट करने के लिए चीप ब्लड पिल्स खरीदे। चेंडू गंभीर होकर बोला कि वो इन पिल्स के बिना भी अंदर जा सकता है। डैड ने हाथ बढ़ाकर चेंडू के सिर पर थपकी दी और बोले कि ज्यादा मत सोचो। उन्होंने कहा कि भले ही वो खुद वॉरियर नहीं बन सके, लेकिन चाहे चेंडू हो या उसकी छोटी सिस्टर, फैमिली अपने वॉरियर्स को सपोर्ट करने में सक्षम है। बोले कि अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो ही जाता है। चेंडू ने सिर झुकाकर चुपचाप सुना। थोड़ी देर बाद उसने हल्के से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रात के वक्त चेंडू अपने बेड पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध थीं। वो चीप ब्लड पिल्स के बारे में सोच रहा था। सिर्फ एक बॉटल की कीमत 2 लाख थी। उन्हें खरीदने में फैमिली की लगभग सारी सेविंग्स खाली हो गई थीं। इस समाज में अगर कोई वॉरियर नहीं बना तो अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकता। चेंडू ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसने आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया। कल का एग्जाम सही से जाएगा या नहीं, यह आज रात पर निर्भर था। जैसे जैसे उसका मन गहरा होता गया, एक ठंडी नीली रोशनी दिखाई दी। उसके हाथों के बीच एनर्जी इकट्ठा होने लगी, धीरे धीरे चमकती हुई, और क्रिस्टल के टुकड़े उसके चारों तरफ तैरने लगे। अगले ही पल उसका कॉन्शियसनेस एक जानी पहचानी जगह में दाखिल हो गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे क्रिस्टल के खंभे खड़े थे। पूरी जगह ठंडी रोशनी से भरी थी। पास में एक तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। चेंडू वहां शांत खड़ा था। चारों तरफ खतरा था। उस इंसिडेंट के बाद से हर रात जब वो सोता था, वो इस क्रिस्टल स्पेस में आ जाता था। यहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे और उनका एक ही मकसद था, क्रिस्टल को तोड़ना। उसे बचाने के लिए चेंडू को उनसे लड़ना पड़ता था। अगर क्रिस्टल टूट जाता तो वो अगले पूरे दिन बेहोश रहता, लेकिन अगर क्रिस्टल को बचाते हुए वो खुद मर जाता तो जल्दी जाग जाता और पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहता। शुरुआत में चेंडू जान लगाकर नहीं लड़ता था। इसी वजह से वो बार बार फेल होता रहा और उसका शरीर अगले दिन बेहोश पड़ा रहता। धीरे धीरे उसने पैटर्न समझा। जैसे ही उसे पता चला कि क्रिस्टल स्पेस में मरने से रियलिटी में पूरी एनर्जी मिलती है, चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगीं। हर बार जब वो मॉन्स्टर्स की एक वेव से क्रिस्टल को बचा लेता, उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी बढ़ जाती। इस ग्रोथ ने उसकी मेमोरी और समझ को बहुत बढ़ा दिया था। 2 साल स्कूल से दूर रहने के बाद भी वो बिना किसी परेशानी के चीजें समझ लेता था। लेकिन हर बार एक वेव रोकने के 30 सेकंड बाद अगली वेव आ जाती और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती
जब तक वो मर नहीं जाता या सारी वेव्स रोक नहीं लेता। मगर दुर्भाग्य की बात यह थी कि सिर्फ क्रिस्टल की पहली सक्सेसफुल डिफेंस ही काम आती थी। अगले ही पल बैटलफील्ड फिर से हिंसक हो गया। चेंडू आगे दौड़ा और जलती हुई ताकत से एक मॉन्स्टर को काट डाला। ब्लड और एनर्जी फटी, जैसे वो क्रिएचर टुकड़ों में बिखर गया। वो हवा में उल्टा पलटा, तलवार अभी भी हाथ में थी और जमीन की तरफ वार करते हुए नीचे आया। उस इंपैक्ट से पूरा क्रिस्टल स्पेस हिल गया और उसके नीचे दरारें फैल गईं। भारी सांसें लेते हुए और जख्मों से भरे चेंडू ने सिर उठाया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और सांसों के साथ भाप निकल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और अपना स्टेटस विंडो खोला। उसके सामने एक नीला इंटरफेस खुला जिसमें उसके करंट स्टैट्स दिख रहे थे। उसने डेटा शांत नजरों से देखा और सोचा कि इन स्टैट्स से अभी होंगजी क्लास में जाना और आगे चलकर एलीट वॉरियर बनना मुमकिन नहीं होगा। इससे पहले कि वो और सोच पाता, एक और अलर्ट आया। स्क्रीन ने अनाउंस किया कि 5वीं वेव आने वाली है, तैयार रहो। चेंडू ने आंखें सिकोड़ी और सिर उठाया। अगले ही पल एक विशाल लाल मॉन्स्टर सामने आया। उसके मुंह से आग की लपटें निकली, जैसे उसने एक भयानक फायर ब्रेथ छोड़ा। चेंडू ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने जमीन पर पैर मारा और आगे उछल गया, आग के समंदर के बीच से डोड्स करते हुए। जब गर्मी और शॉक वेव्स चारों तरफ फैल रही थीं, वो जोर से उतरा, तलवार मजबूती से पकड़े हुए टूटी जमीन पर फिसलता हुआ। मॉन्स्टर ने फिर हमला किया, अपने पंजे भारी ताकत से नीचे झुलाए। चेंडू ने बगल में छलांग लगाई और तलवार उठाई। फिर वो ऊंचे हवा में उछला, तलवार नीचे की तरफ किए हुए सीधे उस विशाल लाल लार्जर्ड के शरीर पर निशाना साधते हुए। मॉन्स्टर जोर से मुड़ा। उसकी विशाल पूंछ बैटलफील्ड पर एक लाल तूफान की तरह लहराई। वो वॉर चेंडू को हवा में ही लगा। उसका शरीर घूमता हुआ उछला, खून के छींटे उड़े और इंपैक्ट से उसकी हड्डियां हिल गईं। उसने खुद को जबरदस्ती घुमाया और जमीन से टकराने से पहले सिंक सी तरह बैलेंस बनाया, जली हुई जमीन पर लुढ़कता हुआ। विशाल लिजर्ड रुका नहीं। उसका भारी शरीर आगे बढ़ता रहा, अपनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से दबाता हुआ। चेंडू ने खुद को उठाया, तलवार मजबूती से पकड़ी। इतनी मौतें झेलने के बाद उसने आखिरकार उस विशाल लिजर्ड के अटैक पैटर्न्स और रिदम को समझ लिया था। उसकी आंखें तेज हुईं। उसके शरीर के चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर उभरी और वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा, तलवार चमकती हुई उसके सिर की तरफ ऊपर की ओर वार करते हुए। सही टाइमिंग पर अपना काउंटर अटैक लॉन्च किया। चेंडू ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड एक्टिवेट की। एक नीली तलवार की रोशनी आगे फटी, जैसे जंगल को चीरती हुई तेज हवा। वो अटैक उस विशाल लाल लिजर्ड के शरीर पर जा लगा। इंपैक्ट पर स्पार्क्स और एनर्जी फट पड़ी। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाया, उसकी आंखें लाल जलने लगीं और उसका औंदरा अचानक बढ़ गया। वो बरसर्क हो गया। चेंडू उस हिंसक बैकलैश से पीछे धकेला गया। उसने हवा में अपना शरीर घुमाया और सिंक सी तरह खुद को संभाला। लिजर्ड के शरीर पर जोर से उतरा। उसने भौहें चढ़ाईं और माना कि वो लापरवाह हो गया था, लेकिन कम से कम कोई गंभीर चोट नहीं लगी। विशाल लार्ज ने मुंह खोला और एक गुस्से से भरी दहाड़ लगाई। आग और किलिंग इंटेंट पूरे एरिया में फैल गई। चेंडू ने सांस ठीक की और तलवार की पकड़ मजबूत की। उसने खुद से कहा, शांत रहो, इस बार वो जरूर जीतेगा। लाल पपड़ीदार मॉन्स्टर ने अपना विशाल शरीर झुलाया, मुंह चौड़ा खोला और दहाड़ा। उसके नुकीले दांत चमके और हवा में स्पार्क्स बिखर गए। नीली रोशनी में लिपटा चेन डू आगे बिजली की तरह लपका। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ पल भर में पास पहुंच गया। मॉन्स्टर की आंखें फैल गईं। उसने जबड़े और भी चौड़े खोले, जीभ लहराई और उसे पूरा निगलने की कोशिश की। एक जोरदार इंपैक्ट की आवाज गूंजी, जैसे चेन डू ने हवा में शरीर घुमाया और सिंक सी तरह उस बाइट से बचा। वो बगल में घूमा, नीली एनर्जी उसके चारों तरफ उभरी और वो उस ताकत से पीछे उछला। उसके पैर हवा में फिसले, जैसे उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा तन गया, दांत भींचे हुए थे, गाल पर पसीना बह रहा था। उसकी नजरें मॉन्स्टर पर टिकी रहीं। लाल बीस्ट ने अचानक पीछे झुककर आग का एक सैलाब उगल दिया। आग आगे गरजती हुई आई, उन दोनों के बीच की जगह भरते हुए। चेंडू फिर उछला, मॉन्स्टर के साइज का फायदा उठाते हुए। वो नीचे की तरफ लपका, उसके अटैक के नीचे से निकलते हुए उसकी नीली ऑरा और तेज चमकने लगी। अगले ही पल वो सीधे मॉन्स्टर के निचले हिस्से की तरफ झपटा। उसका अटैक एक गिरती हुई तलवार की तरह आया, हवा को चीरते हुए वार किया। लाल पपड़ीदार मॉन्स्टर ने सिर उठाया और आग की एक जलती हुई धारा छोड़ी।
उसके मुंह से आग बही, उसकी छाती जगमगाई और गर्मी हर तरफ फैल गई। चेंडू ने तुरंत रिएक्ट किया। उसका शरीर नीली रोशनी से फट पड़ा, जैसे उसने एगिलिटी एक्टिवेट किया। तलवार की पकड़ मजबूत की और ऊपर की तरफ उछला। अगले ही पल उसकी तलवार नीचे एक सीधी नीली रोशनी की लकीर में आई। वो वॉर मॉन्स्टर के सिर पर ओवरवेलमिंग ताकत से गिरा। इंपैक्ट से जमीन हिल गई। मॉन्स्टर ने एक गुस्से से भरी दहाड़ लगाई, जैसे उसका विशाल शरीर नीचे गिरा। पत्थर टूटे और मलबा हर तरफ उड़ा। मॉन्स्टर के शरीर पर नीली एनर्जी फट पड़ी। चेंडू मजबूती से उतरा, फिसलते हुए रुका, जैसे उसके चारों तरफ की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ी। तलवार अब मॉन्स्टर के शरीर में गहरी धंसी हुई थी। वो लाल विशाल पूरी तरह ढेर हो गया। चेंडू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। 5 वेव्स ऑन ऑफ मॉन्स्टर अटैक्स से क्रिस्टल को सक्सेसफुली डिफेंड करने पर बधाई। उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 1 बढ़ गई। एक और नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि सारी डिफेंस वेव्स पूरी हो गई हैं और एक वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड मिला है। चेंडू आगे देखता रहा, हैरान। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, जैसे उसने यह रिवॉर्ड प्रोसेस किया। उसने सोचा कि स्पिरिचुअल पावर का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन यह विजुअलाइजेशन मेथड अलग बात है। फिर उसे वो बात याद आई जो स्कूल ने पहले बताई थी। विजुअलाइजेशन मेथड्स एक दुर्लभ टेक्निक होती है जो एक्टिवली स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट कर सकती है। भले ही वो सिस्टम रिवॉर्ड से अपनी स्पिरिचुअल पावर लेवल बढ़ा सकता था, इस तरह का फायदा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। बस यही सोच सेटल हुई थी कि एक सिस्टम नोटिफिकेशन ही होस्ट को तैयार रहने की वार्निंग, अगली वेव ऑफ मॉन्स्टर्स आने वाली है। चेंडू ने एक तरफ सिर घुमाया, भारी सांसें ले रहा था। उसके मुंह से भाप निकली, जैसे धूल और मलबा धीरे धीरे उसके चारों तरफ बैठ रहा था। उसकी आंखें अचानक तेज हुईं। दूर से एक अजीब दबाव महसूस हुआ। हवा अंधेरी हो गई और अनगिनत परछाइयां उभरने लगीं। मॉन्स्टर्स का एक झुंड इकट्ठा हुआ। उनके विशाल शरीर एक दूसरे से मिले हुए थे। अंधेरे में उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, किलिंग इंटेंट से भरी हुई। चेंडू उन्हें देखता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से सिचुएशन जज की। उन मॉन्स्टर्स में से हर एक की लाइफ स्ट्रेंथ उससे एक लेवल ऊपर थी और उनकी कुल संख्या पूरे 30 थी। उसके रिएक्शन से साफ था कि यह स्टेज जल्द पास होने वाली नहीं थी। उसके बाद वो रियलिटी में वापस आ गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चुपचाप पालथी मारकर बैठा था, हाथ एक दूसरे पर रखे हुए, सांसें शांत करने की कोशिश में। उसने सब कुछ एक तरफ रखने का फैसला किया और पहले विजुअलाइजेशन मेथड चेक की। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला इंटरफेस खुला। रोशनी की लकीरें डेटा की तरह बहने लगीं, जैसे मेथड एक्टिवेट हुई। अगले ही पल उसके चारों तरफ की दुनिया बदल गई। वो खुद को एक विशाल चमकती सतह पर खड़ा पाया, जो रोशनी से बनी बहती हुई पानी जैसी लग रही थी। नीले टुकड़े हवा में तैर रहे थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उसने चारों तरफ देखा, समझने की कोशिश में कि वो कहां है। तभी एक खतरनाक प्रेजेंस सामने आई। दूर से एक विशाल परछाई उभरी। एक भीमकाय फिगर उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर अंधेरे में ऊपर तक उठा हुआ था। उसकी कई आंखें लाल चमक रही थीं, सीधे उसकी तरफ देखती हुई, ओवरवेलमिंग प्रेशर के साथ। चेंडू की सांसें तंग होने लगीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और आखिरकार समझ गया कि इसे विजुअलाइजेशन मेथड क्यों कहते हैं। जब तक वो इस जायंट को देखता रहेगा, यह उसे ट्रायल्स बोजाशेयर से गुजारता रहेगा। रियल वर्ल्ड में वो बेड पर पालथी मारकर बैठा था। स्पिरिचुअल एनर्जी की नीली लपटें उसके शरीर के चारों तरफ उठ रही थीं और गिर रही थीं, जैसे वो कल्टीवेशन में डूबा था। कमरा खामोश था, बस एनर्जी की हल्की सी गुनगुनाहट थी। अचानक दरवाजा खुला और चेंडू की सिस्टर ने उसे खाने के लिए बुलाया। चेंडू बेड के पास खड़ा था, टॉवेल से अपना शरीर पोंछ रहा था। पसीना उसकी मसल्स पर बह रहा था। उसकी फिजिक पहले से साफ ज्यादा डिफाइंड दिख रही थी। उसकी सिस्टर ने उसे देखा और चिढ़ाते हुए कहा कि वो थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा है। उसने एक तरफ नजर डाली, मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, और शांत आवाज में पूछा कि क्या वो पहले हैंडसम नहीं था। वो लड़की मुंह फुलाकर प्रोटेस्ट करने लगी। वो करीब आई, तभी चेंडू ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और वो चिल्ला उठी। वो छटपटाने लगी और जोर से शिकायत की कि उसने उसके बाल खराब कर दिए। वो लड़की एक पल के लिए रुक गई, चौड़ी आंखों से उसे देखती रही। उसके गालों पर हल्की सी लाली आई और वो बुदबुदाई कि क्या उसका भाई हमेशा से इतना हैंडसम था। मिरर के सामने चेंडू ने चुपचाप अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका एक्सप्रेशन सोचने वाला हो गया, जैसे उसने अपने शरीर में सबटल चेंजेस नोटिस की। उसने सोचा कि शायद यह वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड का असर था। थोड़ी देर बाद वो तैयार हो गया और बैग कंधे पर उठाई। जाने से पहले उसने आवाज दी कि वो एग्जाम के लिए जा रहा है। पीछे से उसके डैड ने याद दिलाया कि रास्ते में ध्यान रखे।
सीन शिफ्ट हुआ लिंगयांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के स्पोर्ट्स एरिना में। ऊंची छत से रोशनी छन रही थी, जैसे विशाल इंडोर कोर्ट धीरे धीरे स्टूडेंट से भर रही थी। चेन डू एरिना फ्लोर पर खड़ा था, आर्म्स स्ट्रेच कर रहा था और शोल्डर्स लूज कर रहा था। जैसे जैसे वो मूव करता रहा, उसे अपने शरीर में चेंजेस साफ महसूस हो रहे थे। स्ट्रेंथ उसके अंगों में स्मूथ बह रही थी और सांसें स्टेडी और कंट्रोल्ड लग रही थी। उसने मन में कंफर्म किया कि वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड अच्छे से काम कर रही है। उसे अपने हर पहलू में इंप्रूवमेंट महसूस हो रही थी। वार्म अप के दौरान अचानक एक मजाक उड़ाने वाली आवाज आई। किसी ने उसे पहचाना और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, वो जेनियस स्टूडेंट चेन डू, जिसने 2 साल की छुट्टी ली। चेन डू ने अपनी मूवमेंट रोकी और हल्के से सिर घुमाया। चेहरे पर कोई भाव नहीं। आवाज जारी रही, ज्यादा ऊंची और घमंडी होती हुई। उन्होंने ताना मारा कि वो पहले बॉटम रैंक का स्टूडेंट था, 2 साल से स्कूल नहीं आया, फिर भी होंगजी क्लास असेसमेंट देने की हिम्मत कर ली। उन्होंने मजाक में उसकी काइंडनेस की तारीफ की कि वो सिर्फ बॉटम रैंकिंग्स ऊंचा करने आया है। चेन डू ने उन्हें शांत नजरों से देखा, फिर फ्लैट स्टेडी आवाज में बोला कि वो फिर भी उनसे बेहतर है, जो कल्चरल एग्जाम भी पास नहीं कर पाया। माहौल पल भर में बदल गया। एक स्टूडेंट का चेहरा गुस्से से तन गया। दूसरे ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि चेन डू ने अभी क्या कहा। चेन डू ने उन्हें शांत नजरों से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला कि अगर कोई इतनी सिंपल बात भी साफ नहीं सुन पाया तो शायद वो एग्जाम देने के लायक ही नहीं है। लीडर का एक्सप्रेशन तुरंत गहरा हो गया। उसने चेन डू को वार्निंग दी कि ज्यादा शेख ही न बघारे। चेन डू ने उसकी तरफ नजर डाली और बोला कि इतनी पर्सनली न ले। इससे पहले की सिचुएशन और बिगड़ती, एक दूसरा स्टूडेंट आगे आया और दोनों हाथ उठाकर बीच में आ गया। उसने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा कि असेसमेंट ही असली चीज है। अगर कुछ हो गया और टीचर आ गया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो गुस्सैल ग्रुप बड़बड़ाते हुए पलटा। जाते जाते लीडर ने पीछे मुड़कर ठंडी वार्निंग दी, चेन डू बस इंतजार करे, उसे जो मिलना है वो जल्द मिलेगा। वो चले गए तो चेन डू का एक क्लासमेट दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने चेन डू की स्लीव पकड़ी और बेचैनी से बोला कि वो तो गया। चेन डू शांत रहा और बोला कि ठीक है, जो आएगा देखा जाएगा। क्लासमेट ने सिर हिलाया और नर्वसली समझाया कि यह इतनी हल्की बात नहीं है। उसने याद दिलाया कि चेन डू ने 2 साल की छुट्टी ली है। आवाज धीमी करते हुए उसने फंग रोई के घमंड की असली वजह बताई। फंग रोई के सेकंड अंकल स्कूल के एकेडमिक अफेयर्स के डीन बन गए हैं और रिमर है कि इस साल डीन ने मार्शल आर्ट्स असेसमेंट के क्वेश्चंस पहले से फंग रोई को लीक कर दिए हैं। चेन डू ने चुपचाप सुना। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। मन में उसने कंक्लूड किया कि सावधान रहना होगा। लगता है फंग रुई टीचर्स के साथ मिलकर असेसमेंट के दौरान उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तभी एक बड़ा अनाउंसमेंट पैनल सामने आया जिस पर मार्शल आर्ट्स असेसमेंट के रूल्स साफ साफ लिखे थे। टेस्ट 2 पार्ट्स में होगा, पहले स्ट्रेंथ टेस्ट, फिर कॉम्बैट ड्यूल्स। सभी एग्जामीज को एग्जाम नंबर्स के हिसाब से 10-10 के ग्रुप्स में अपने असाइंड एग्जाम रूम्स में जाना था। पहले स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। जैसे स्टूडेंट्स लाइन में लगे, चेन डू के क्लासमेट ने याद दिलाया कि एग्जाम शुरू होने वाला है, ज्यादा मत सोचो, बस लाइन में लगो। जल्द ही ग्रुप को टेस्टिंग एरिया में ले जाया गया। उनके सामने एक मैसिव सैंडबैग डिवाइस खड़ा था जो एक अजीब क्रिएचर की शेप में था, लाल चमकती आंखों वाला। माहौल तुरंत भारी हो गया। नए रूल्स अनाउंस हुए। एग्जाम में लास्ट प्लेस एलिमिनेशन सिस्टम होगा। सबको पूरी ताकत से सैंडबैग पर वार करना होगा और साथ ही सबसे कम स्कोर वाले को मौके पर ही एलिमिनेट किया जाएगा। ग्रुप में फुसफुसाहट फैल गई। चेन डू के क्लासमेट ने शिकायत की कि इस साल का स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत ज्यादा कठोर है। चेन डू चुपचाप सुनता रहा। वो कंपोज्ड रहा जैसे उसने सिचुएशन एनालाइज की। उसने खुद को याद दिलाया कि बाद में कॉम्बैट डुअल भी है, स्ट्रेंथ बचाना जरूरी है। उसकी नजरें तेज हुईं। उसने मन में एक सिंपल डिसीजन ले लिया, वो स्पीड से जीतेगा। उसकी आर्म के चारों तरफ नीली एनर्जी उभरी जैसे वो आगे बढ़ा। मुट्ठी भींची, एक्सप्रेशन ठंडा और फोकस्ड था। जैसे ही वो वार करने की तैयारी में था, फंग रोई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कॉन्फिडेंट होकर हंसा। बोला, यह टेस्ट तो बाएं हाथ का काम है, उसके पास तो ताकत बच जाएगी। एरिना में एक साफ अनाउंसमेंट गूंजी, पहले ग्रुप का असेसमेंट शुरू हो गया है। चेन डू खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन शांत और फोकस्ड था। उसके सामने फंग रुई का चेहरा था, घमंड से भरा और क्रूर। उसकी लाल आंखें एक्साइटमेंट से भरी थीं, किलिंग इंटेंट उभर रही थी। अगले ही पल फंग रुई आगे बढ़ा। वो दहाड़ते हुए पूरी ताकत से मुट्ठी चलाई। उसकी आर्म के चारों तरफ लाल एनर्जी फट पड़ी जैसे उसका पंच सैंडबैग पर जा लगा। एक बहरा कर देने वाला इंपैक्ट एरिना में गूंजा। मैसिव सैंडबैग अंदर की तरफ धंस गया। ताकत की लहरें बाहर फैलीं और हवा में धूल और शॉक वेव्स भर गए। भीड़ एक पल के लिए जम गई, फिर फट पड़ी।
स्टूडेंट्स चिल्लाए कि फंग रुई कमाल है, उसकी ताकत ओवरवेलमिंग है। किसी ने चिल्लाया कि यही तो एक्सपेक्ट था उससे, और आवाजें आईं। फुसफुसाते हुए कहा कि फंग रोई की स्ट्रेंथ लगभग 1400 जिन तक पहुंच गई है। फंग रोई के एक फॉलोअर ने स्मर्क करते हुए आगे इशारा किया। बोला उनके बॉस ने फर्स्ट प्लेस ले लिया, अब किसी को एलिमिनेट होना ही है। अगले ही पल चेंडू आगे बढ़ा, उसकी फिगर ब्लर हो गई। हवा में एक गहरा प्रेशर उभरा, जैसे उसकी मुट्ठी आगे गई। टेस्टिंग एरिया में एक हिंसक शॉक वेव फट पड़ी। सैंडबैग एक थंडरस बूम के साथ अंदर धंस गया। उसका विशाल शरीर बुरी तरह वॉर्प्ड हो गया, जैसे ताकत ने उसे चीर दिया। एक पल के लिए पूरा अरीना खामोश हो गया। स्टूडेंट्स जगह पर जम गए, आंखें हैरानी से फटी हुईं। किसी ने शॉक्ड होकर चिल्लाया कि यह क्या हुआ। एक और आवाज कांपते हुए रिजल्ट बोली, लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.1 पर 1500 जिन का पंचिंग फोर्स। फंग रुई का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन टूट गया। उसने तेजी से सिर घुमाया, नसें उभर आईं, चेहरे पर डिसबिलीफ छा गया। हर तरफ फुसफुसाहट फैल गई। लोग पूछ रहे थे कि चेंडू किस क्लास से है, इतना स्ट्रांग कैसे है, पिछले साल टॉप 50 में उसका नाम क्यों नहीं था। भीड़ में से चेंडू का क्लासमेट उछल पड़ा और पूरे जोर से चिल्लाया कि यह तो उसका ब्रो है। पीछे बाकी लोग शॉक में खड़े थे, जो देखा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्लासमेट बेयकीनी से चिल्लाया कि उसका ब्रो इतना टेरिफाइंगली स्ट्रांग कब हो गया। एग्जामिनर बाहें बांधे खड़ा था, उंगलियां ठोड़ी से लगाए, आंखें सिकुड़ी हुई। वो सोच रहा था कि लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.1 पर नॉर्मली सिर्फ 1000 जिन का पंचिंग फोर्स होता है। होंगजी क्लास में भी कोई इतना नहीं कर पाता। यह सोचना भी मुश्किल था कि किसी रेगुलर क्लास के स्टूडेंट में इतनी एबिलिटी हो। उसे शक हुआ कि शायद यह चेन डू की मार्शल स्किल्स की वजह से है। उसने फिर से बोला और चेन डू की फाइल मांगी। एक स्टाफ मेंबर ने तुरंत डॉक्यूमेंट्स आगे किए। एग्जामिनर ने पढ़ा और उसकी नजरें तेज हो गईं। फाइल में लिखा था कि चेन डू एक रेगुलर क्लास का स्टूडेंट है, जिसने 2 साल की छुट्टी ली और फिर भी फर्स्ट ऑर्डर मार्शल स्ट्रेंथ पर 55% तक पहुंच गया। एग्जामिनर ने फाइल नीचे की और एरिना की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। उसने कहा कि आज दोपहर उसे चेन डू की असली स्ट्रेंथ देखनी होगी। सीन शिफ्ट हुआ कॉम्बैट एरिना में, जहां एग्जामिनर अकेले बीच में खड़ा था। वो एक लिस्ट हाथ में लिए आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में अनाउंस किया कि जिनका नाम पुकारा जाए वो कॉम्बैट ड्यूल्स के लिए आए। एग्जामिनर ने चेन डू और फंग रुई को कॉम्बैट एरिना में बुलाया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। चेन डू शांत और ठंडा दिख रहा था, जबकि फंग रॉय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और दुश्मनी से भरी एक टेढ़ी मुस्कान थी। देख रहे स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। किसी ने कहा कि भले ही चेन डू अभी अभी स्कूल लौटा है, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट स्कोर तो यकीन से परे था। उन्हें शक था कि वो इस बार सच में जीत पाएगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने सिर हिलाया और जवाब दिया कि यह नामुमकिन है। उसने कहा कि फंग रुई जरूर जीतेगा। कॉम्बैट ड्यूल्स रॉ स्ट्रेंथ पर नहीं, मार्शल स्किल्स पर निर्भर होती हैं। सिर्फ ताकत का कोई खास फायदा नहीं होता। एरिना पर फंग रुई आगे बढ़ा और अपना वेपन चेन डू की तरफ तान दिया। उसने वार्निंग दी कि वो यह न सोचे कि पिछले राउंड में उसे हराया तो इस बार भी किस्मत साथ देगी। चेन डू रुका और धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने जवाब दिया कि उम्मीद है फंग रॉय बाद में भी इतना ही घमंडी रह पाए। दोनों के बीच का तनाव पल भर में पूरे एरिना में फैल गया। फंग रॉय ने पहले अटैक किया। वो अपनी मेटल स्टाफ लेकर आगे दौड़ा। उसकी मूवमेंट्स तेज और एग्रेसिव थीं। पैर जमीन पर मारते हुए उसने वेपन चलाया। ताकत ने हवा को चीर दिया। वेपन जहां से गुजरा वहां स्पार्क्स फटे। पूरे इरादे से ओपोनेंट को प्योर मार्शल पावर से दबाने की कोशिश थी। चेन डू एक साथ चला। वो अंदर की तरफ आया। उसका शरीर हल्का और कंट्रोल्ड था। जैसे ही स्टाफ नीचे आई, उसने तलवार उठाई और साफ ब्लॉक किया। वो क्लैश जोर से गूंजा। एरिना में शॉक वेव्स फैल गईं। अगले ही पल चेन डू ने काउंटर अटैक किया। उसकी तलवार ऊपर की तरफ चमकी और फंग रुई को पीछे धकेल दिया। फंग रुई की आंखें फटी रह गईं, जैसे उसने जल्दी से शरीर घुमाया और सिंक सी तरह डायरेक्ट हिट से बचा। इंपैक्ट से फिर भी वो उड़ गया। शरीर हवा में पलटा और जोर से जमीन पर गिरा। फंग रुई एक घुटने पर उतरा। स्टाफ मजबूती से पकड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ और गुस्से से भर गया। उसके दिमाग में एक आवाज चिल्ला रही थी, होंगजी क्लास में जाने वाला वो होगा, चेन डू नहीं। फंग रुई के शरीर से अचानक एक हिंसक औंदरा फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे वो दहाड़ते हुए फिर से आगे उछला, अपनी सारी ताकत एक डेस्परेट स्ट्राइक में समेटते हुए। उसने वेपन पूरी ताकत से नीचे मारा। चेन डू ने तुरंत रिएक्ट किया। वो आगे बढ़ा और तलवार सीधे आगे थ्रस्ट की। एक तेज फोर्स की बीम निकली, हवा को रोशनी की तलवार की तरह चीरते हुए। चेन डू की नजरें शांत रहीं, जैसे स्पार्क्स उसके चेहरे के पास से गुजरे। उसने मन में सोचा
कि रियल लोगों से लड़ना क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर्स से लड़ने से थोड़ा अलग है। अगले ही पल वो चला। उसका शरीर तेजी से मुड़ा जैसे उसके चारों तरफ ऑरेंज लाइट्स उभरी। वो अंदर आया और स्ट्राइक किया। उसका अटैक एक जलते हुए आर्क की तरह घूमा। फोर्स बाहर की तरफ फटी, हिंसक मोमेंटम के साथ हवा को चीरते हुए। इंपैक्ट एक गिरते हुए पिलर ऑफ लाइट की तरह आया। एरिना हिला जैसे पावर सीधे फंगरुई पर जा लगी। फंगरुई पीछे उछल गया। उसका शरीर बेकाबू होकर घूमा जैसे शॉक वेव ने उसके नीचे की जमीन को चीर दिया। धूल, मलबा और टुकड़े हवा में उड़ गए। चेन डू नहीं रुका। उसकी आंखें सिकुड़ी जैसे उसने तुरंत फॉलो अप किया। उसने साफ देख लिया, फंग रुई का स्टैंस अनस्टेबल था। फंग रुई संभल पाता उससे पहले ही एक ठंडी नीली रोशनी फट पड़ी। एरिना में एक तेज हवा बह गई जैसे चेन डू ने अपनी टेक्निक अनलीश की। वो अटैक जंगल के नीचे बहती हवा की तरह उतरा, साफ और प्रिसिस, फिर भी ओवरवेलमिंग तेज। नीली एनर्जी ऊपर उठी और फंग रुई की डिफेंस को सीधे काट गई। फंग रुई का शरीर हवा में उठ गया, पूरी तरह ओवरवेलम्ड, जैसे वो फोर्स उसे निगल गई। फंग रुई को अचानक जोर से खांसी आई। उसके मुंह से खून के छींटे उड़े जैसे उसकी आंखें दर्द से फटी रह गईं। अगले ही पल फंग रुई का हाथ हिला। एक छोटी ब्लेड चमकी जैसे उसने उसे स्मूथ तरीके से निकाला। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और फोकस्ड था। चेन डू बिना हिचकिचाए अंदर आया। उसकी तलवार एक तेज आर्क में नीचे आई। वो स्ट्राइक ओवरवेलमिंग फोर्स लेकर आई। इंपैक्ट सीधे फंग रुई पर पड़ी। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्पार्क्स फटे। फंग रुई ने रजिस्ट करने की कोशिश की। उसका चेहरा डर और शॉक से भर गया, लेकिन वो संभल पाता उससे पहले ही चेन डू ने दूरी खत्म कर दी। एक हेवी पंच सीधे फंग रुई के चेहरे पर जा लगी। आवाज तेजी से गूंजी। फंग रुई की आंखें पलट गईं जैसे उसका शरीर पीछे उड़ा। वो जोर से जमीन पर गिरा। अंग ढीले पड़ गए, पूरी तरह नॉकआउट। एरिना एक पल के लिए खामोश हो गया। स्टैंड्स में स्टूडेंट्स डिसबिलीफ से देखते रह गए। किसी ने चिल्लाया कि चेन डू ने सच में जीत लिया। एक और आवाज शॉक में चिल्लाई। समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे कि क्या चेन डू ने कुछ लिया था या कुछ अविश्वसनीय किया था। एरिया फ्लोर पर फंग रुई बेहोश पड़ा था। एग्जामिनर ने हाथ उठाया और शांत आवाज में मेडिकल टीम को फंग रुई की कंडीशन चेक करने का आदेश दिया। फिर अनाउंस किया कि अगले कॉम्बैट डुअल के स्टूडेंट्स तैयार हों। तभी एग्जामिनर ने चेन डू को एक पल रुकने को कहा। चेन डू रुका और सिर घुमाया। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद, वो जैसे उसने शांत नजरों से पीछे देखा। टीचर लिंग एरिना में हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़े थे। उनका एक्सप्रेशन स्टेडी और कंपोज्ड था। चेन डू आगे बढ़ा और हल्के से सिर झुकाया। उसने माफी मांगी कि वो मोमेंट में बह गया और स्ट्रेंथ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। टीचर लिंग ने उसे एक पल देखा, फिर शांत लहजे में बोले कि कॉम्बैट डुल्स में चोट लगना नॉर्मल है। चेन डू चिंता न करे। उन्होंने रिमाइंड किया कि अगली बार ज्यादा केयरफुल रहे और ऐड किया कि चेन डू ने आज अच्छा काम किया। जाने से पहले कैजुअल तरीके से बोले कि घर जाकर स्ट्रेच करना न भूले। चेन डू ने सीधे होकर रिस्पेक्टफुली शुक्रिया कहा। जैसे ही चेन डू एक तरफ हुआ, टीचर लिंग की नजर उस दिशा में गई जहां फंग रुई को ले जाया गया था। उन्होंने मन में नोट किया कि फंग रुई को बुरी तरह पीटा गया था, फिर भी कोई गंभीर बाहरी चोट नहीं आई। यह सबसे ज्यादा चेन डू के ओवरवेलमिंग एडवांटेज और मार्शल स्किल्स की वजह से था। टीचर लिंग ने ग्लोड मुट्ठियां हल्के से भींची। उनका एक्सप्रेशन थॉटफुल हो गया। फिर उन्होंने वोंगसाई को बुलाया और तुरंत प्रिंसिपल से कांटेक्ट करने को कहा। वोंगसाई ने बिना हिचकिचाए जोर से जवाब दिया। उधर चेन डू शांत कॉरिडोर में चल रहा था। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। उसने सोचा कि अभी भी वक्त था। उसके डैड और सिस्टर घर देर से आते। जल्द ही वो एक बड़ी मशीन के सामने रुका, वर्चुअल कॉम्बैट पॉड। उसने उसे शांत नजरों से देखा। भले ही वो रियल वन ऑन वन स्पैरिंग पार्टनर्स अफोर्ड नहीं कर सकता था, स्कूल ने हर स्टूडेंट को यह प्रोवाइड किया था। वो करीब आया और याद किया कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही वो अंदर लेट जाए, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके स्किल लेवल के सिमिलर ओपोनेंट से उसे मैच कर देगा कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। चूंकि वो हमेशा क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा था, उसने वर्चुअल कॉम्बैट ज्यादा नहीं किया था। इसी वजह से उसकी करंट रैंक सिर्फ ब्रॉन्ज थी। हाथ बढ़ाकर उसने केबल सॉकेट में लगाई। जैसे मशीन पावर अप हुई, एक और सोच उसके दिमाग में आई। फंग रुई आज बुरी तरह हारा था। इसी वजह से कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर सकता था, सब सिर्फ उसे होंगजी क्लास में जाने से रोकने के लिए। चेन डू खुले वर्चुअल कॉम्बैट पॉड के सामने खड़ा था, अंदर की सीट को शांति से ऑब्जर्व करते हुए। उसे पता था कि वर्चुअल पॉड का हर कॉम्बैट रिकॉर्ड ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स पर अपलोड होता है, एक स्पेशल लीडर बोर्ड जो कॉलेज एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इसे जीनियस रैंकिंग्स भी कहते हैं। यह रैंकिंग प्योर मार्शल स्किल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है और दुनिया भर के सभी इकोलॉजिकल जोन्स में रिकॉग्नाइज्ड है।
होंगजी क्लास के कई स्टूडेंट्स भी इस लिस्ट पर नहीं आ पाए थे। चेंडू बैठा और धीरे धीरे आंखें बंद की। वो साफ समझता था कि अगर वो ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स पर अपना नाम बना ले तो वो रियल एबिलिटी के दम पर होंगजी क्लास में अपनी जगह अर्न कर सकता है। पॉड एक्टिवेट हुआ, रोशनी टिमटिमाई और उसके चारों तरफ का माहौल बदल गया, जैसे वर्चुअल स्पेस बना। उसका शरीर सिमुलेशन के अंदर अपीयर हुआ, एक साफ व्हाइट प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने शांति से सोचा कि क्रिस्टल स्पेस मिलने के बाद से उसने वर्चुअल कॉम्बैट पॉड का इस्तेमाल लगभग नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि पहले एक मैच से वार्म अप करेगा। उसके सामने नीले डेटा फ्रेगमेंट्स इकट्ठा हुए। चेंडू ने आगे देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, उसका ओपोनेंट कहां था। तभी इससे पहले कि चेंडू कुछ और रिएक्ट कर पाता, स्पेस में एक शांत आवाज गूंजी। अगले ही पल ऊपर से एक ब्लर ऑफ मोशन उतरा। पर्पल बालों वाली एक फीमेल फिगर डेडली प्रिसिजन के साथ नीचे आई, ब्लेड चमकती हुई, सीधे चेंडू पर निशाना साधते हुए। जैसे ही उस पर्पल हेयर्ड गर्ल ने स्ट्राइक किया, चेंडू ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने शरीर घुमाया और तलवार उठाई, उस अचानक अटैक को किसी तरह ब्लॉक किया। इंपैक्ट ताकत से फटा, शॉक वेव्स जमीन पर फैल गईं। वो लड़की हल्के से उतरी और मुस्कुराई। उसने तारीफ की कि उसके रिएक्शंस काफी अच्छे हैं। फिर उसका एक्सप्रेशन तेज हो गया। उसने याद दिलाया कि ये कोई स्कूल एग्जाम नहीं है जहां ओपोनेंट्स पोलाइटली इंतजार करके अटैक करें। रियल कॉम्बैट में हेसिटेशन का मतलब मौत है। चेंडू ने सीधे होकर तलवार की पकड़ मजबूत की। उसने शांत आवाज में जवाब दिया कि सबक मिल गया, अब वो उसे दोबारा एम्बश करने का मौका नहीं देगा। उसके शरीर के चारों तरफ नीली रोशनी भड़की। जैसे ही उसकी ऑनरा उभरी, दोनों फिर से भिड़ गए। उनकी फिगर्स हवा में घूमती रहीं, ब्लेड्स बार बार टकराती रहीं। नीले रोशनी के आर्क बैटलफील्ड को चीरते रहे। जैसे ही चेंडू एग्रेसिवली आगे बढ़ता रहा, उस लड़की को स्टेप बाय स्टेप पीछे धकेलते हुए एक पावरफुल मूव फट पड़ी, एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट। चेंडू की तलवार एक रेजिंग ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी। वो स्ट्राइक तेज और ओवरवेलमिंग था। लड़की की आंखें हल्की सी फैली, जैसे उसने आखिरी पल में डोड किया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि उसने एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट यूज किया। यह क्लियरली एक थ्रस्ट टाइप मूव है, फिर भी वो इसे स्वॉर्ड टेक्निक की तरह चला रहा था। चेंडू बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता रहा, एक और फियरस अटैक लॉन्च करते हुए। जैसे वो पीछे हटती रही, लड़की ने फिर से बात की। उसका लहजा इंस्ट्रक्टिव हो गया। उसने बताया कि 4 फ्लोइंग लाइट फॉर्म्स को एक ही शेप तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि मार्शल स्किल के ट्रू एसेंस को समझा जाए। चेंडू के दिमाग में एक क्लैरिटी आई। उसे एहसास हुआ कि स्वॉर्ड टेक्निक्स को कभी रिडिड फॉर्म्स में नहीं बांधना चाहिए। पावर का मतलब है फ्रीली बहना, लेबल्स या स्ट्रक्चर से नहीं बंधना। जैसे ही उसकी तलवार चली, रोशनी का एक तेज आर्क हवा को चीरता हुआ निकला। साथ ही उसके दिमाग में एक शक भी आया, यह लड़की उसकी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी साफ तरह से कैसे जानती है। इससे पहले कि वो आगे सोच पाता, उसकी आवाज आई, उसे डिस्ट्रैक्टेड होने की वार्निंग दी। वो बिजली की तरह चली। उसकी स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग थी और चेंडू समझ नहीं पा रहा था कि उसने कौन सी बेसिक मार्शल स्किल सीखी है। हर स्ट्राइक अनजानी लगती थी, फिर भी परफेक्टली रिफाइंड। वो लड़की हवा में पलटी और बेरहमी से दबाती रही। चेंडू ने तलवार उठाकर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बस एक पल के लिए उसका फोकस हिल गया। उसने वो ओपनिंग देख ली। वो चिल्लाई कि उसने गार्ड छोड़ दिया। पर्पल एनर्जी फटी, जैसे उसका अटैक उस पर जा लगा। चेंडू झुंझलाहट में कुछ बुदबुदाया, जैसे उसका शरीर पीछे उड़ा। इंपैक्ट से उसके चारों तरफ का स्पेस टूट गया। वर्चुअल बैटलफील्ड घुल गया। एक सिस्टम स्क्रीन आई जिसने रिजल्ट अनाउंस किया। पिग मास्क वाला चेंडू हार गया। मैच उस लड़की की जीत के साथ खत्म हुआ और 10 विक्ट्री पॉइंट्स मिले। जैसे रोशनी फीकी पड़ी, चेंडू के दिमाग में एक आखिरी ख्याल आया, वो लड़की रॉ स्ट्रेंथ से ही उसे आसानी से हरा सकती थी। फिर भी उसने एम्बश चूज किया। चेंडू वर्चुअल स्पेस में बैठा था, अपनी टेम्पल पर उंगली थपथपाते हुए। जैसे उसके दिमाग में उस लड़की की बातें गूंजती रहीं, उसने खुद से कहा कि मार्शल स्किल के एसेंस के बारे में ज्यादा सोचना होगा। उसे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक याद आई। इसके कुल 4 फॉर्म्स हैं और अभी सिर्फ एक जिसे उसने पूरी तरह नहीं समझा था, एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट। एक थ्रस्टिंग मूव होने की वजह से इसकी नेचर किसी असासिन के करीब है, फास्ट, प्रिसाइज और डेडली। यह रियलाइजेशन उसे जोर से लगी। असैसिन्स एम्बुशिंग में माहिर होते हैं, जबकि उसका अपना फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड शेड था। बिना हिचकिचाए चेंडू ने हाथ बढ़ाया और वर्चुअल कीबोर्ड टैप किया। उसने इस थ्योरी को रियल कॉम्बैट में टेस्ट करने का फैसला किया। वक्त बर्बाद किए बिना उसने अगला मैच शुरू किया। उसके सामने एक मैसिव अपोनेंट अपीयर हुआ, एक लंबा चौड़ा मस्कुलर आदमी जो हैवी चेन वेपन चला रहा था। चेंडू ने नीचे घिसटती आयरन बॉल को देखा और तुरंत प्रेशर महसूस हुआ। उसने मन में शिकायत की
कि अभी अभी एक स्नीकी प्लेयर से मिला था और अब सिस्टम ने उसे ऐसे ओपोनेंट से मैच कर दिया जिसके पास वेपन एडवांटेज है। यह एक ऐसा पागलपन का मैच मेकिंग सिस्टम है। लेकिन ज्यादा सोचे बिना चेन डू आगे दौड़ा। उसके पैरों के नीचे नीली रोशनी उभरी, जैसे उसने दूरी खत्म की। मन में वो शांत रहा। भले ही ओपोनेंट का वेपन एडवांटेज था, उसकी मार्शल स्किल क्लियरली ज्यादा थी। एडवांटेज उसके पास था। सोर्ड लाइट की एक वेव पिलर की तरह ऊपर उठी, उस मैसिव आदमी को खुद को संभालने पर मजबूर करते हुए। अटैक ने हवा को काटा तो स्पार्क्स और एनर्जी बिखर गए। जमीन हिली जैसे स्पेस खुद टूट रहा हो। वो भारी आदमी ताना मारते हुए चिल्लाया कि तलवार ऐसे नहीं चलाते। उसने चेन डू का मजाक उड़ाया कि सिर्फ इसलिए कि उसकी मार्शल स्किल थोड़ी बेहतर है, वो जैसे चाहे नहीं कर सकता। बात पूरी होने से पहले ही स्वॉर्ड लाइट जा लगी। उस आदमी के मुंह से खून के छींटे उड़े, जैसे उसका शरीर जोर से पीछे उछला। उसका चेहरा दर्द और शौक से भर गया, जैसे वो फोर्स उस पर हावी हो गई। उसकी आर्म से बंधी आयरन बॉल अचानक एक तरफ उड़ गई। इंपैक्ट एक बाहरी दहाड़ के साथ फटा, जैसे बैटलफील्ड पर वॉर ड्रम्स बज रहे हों। वो मैसिव वेपन पूरी तरह कोर्स से बाहर हो गया। नीली रोशनी का एक हिंसक बर्स्ट फटा, जैसे चेन डू आगे बढ़ा। सोर्ड इंटेंट एक रेजिंग विंड की तरह उभरी, लेयर्स में बाहर फैलती हुई। एक मूव एक्टिवेट हुआ, ब्रीज बीनीथ द फॉरेस्ट। भारी आयरन बॉल जोर से कांपी, जैसे एनर्जी उससे टकराई। उस मैसिव आदमी की आंखें शॉक से फट गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अटैक इतनी अचानक डायरेक्शन बदल लेगा। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, चेन डू उसकी नजरों से गायब हो गया। अगले ही पल चेन डू उसके पीछे अपीयर हुआ। उसका शरीर हवा में मुड़ा, तलवार प्रिसिजन के साथ नीचे थ्रस्ट होती हुई। ब्लेड सीधे उस आदमी की डिफेंस के पार निकल गई। ओपोनेंट का चेहरा डिसबिलीफ में जम गया। वो शॉक्ड होकर चिल्लाया कि समझ नहीं आया, चेन डू एक ही सांस में सामने से पीछे कैसे आ गया। तलवार के चारों तरफ नीली रोशनी एक जीते जागते ड्रैगन की तरह लिपट गई। एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट। वो थ्रस्ट एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ भेद गई। उस आदमी का शरीर झटका खाया, जैसे मुंह से खून उड़ा। ओवरवेलमिंग पावर ने उसे पूरी तरह क्रश कर दिया। आयरन बॉल एक बाहरी क्रैश के साथ जमीन पर गिरी। चेन्स बेकार खनखनाती रहीं। सिस्टम स्क्रीन आई। चेन डू को जीत पर बधाई और 10 पॉइंट्स मिले। चेन डू वहीं खड़ा रहा, तलवार नीचे करते हुए। उसके चारों तरफ नीले पार्टिकल्स धीरे धीरे फीके पड़े, जैसे उसने अपने हाथों को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब उसने एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था। चेन डू चुपचाप खड़ा था। उसका पिग मास्क हल्का सा टेढ़ा था, जैसे नीली रोशनी उसके चारों तरफ तैरती रही। एक ख्याल उभरा। उसे हैरानी हुई कि इस तलवार को इंजीनियस क्यों कहते हैं। जैसे जैसे उसकी समझ गहरी होती गई, उसे एहसास हुआ कि इंजीनियस का मतलब सिर्फ डेक्सटेरिटी नहीं है, इसका मतलब है अडेप्टेबिलिटी। तलवार हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी, छुपी भी रह सकती है, सामने भी आ सकती है, बिजली की तरह स्ट्राइक कर सकती है, फियरस और अनस्टॉपेबल, या शांत पानी की तरह बह सकती है। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक के फाइनल फॉर्म के रूप में एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट रिडिड होने के लिए नहीं बनी थी। यह उसे यही सच सिखाने के लिए थी। तलवार किसी एक स्टैंस या मेथड से नहीं बनती। इसे ओपनली और ऑनरबली भी चलाया जा सकता है, और अचानक कवर्ड स्ट्राइक के लिए भी। वहां खड़े चेन डू ने तलवार हल्की सी नीचे की। मास्क के पीछे उसकी आंखें तेज हो गईं। वो अब समझ गया था, तलवार एक ऐसा वेपन है जिसे किसी डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता। सिस्टम नोटिफिकेशन आई। बधाई होस्ट, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट ऑर्डर 79% से बढ़कर फर्स्ट ऑर्डर 90% हो गई। चेन डू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। एक और सिस्टम मैसेज आई, उसे आगे बढ़ने की अर्ज करते हुए। कॉम्बैट ने अंडरस्टैंडिंग गहरी की। एक और बैटल, एक और नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। बधाई होस्ट, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक और बढ़ी। चेन डू ने तलवार की पकड़ मजबूत की। सिस्टम मैसेजेस एक के बाद एक आते रहे, जैसे उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्टेडली बढ़ती रही। हर क्लैश ने उसकी इंसाइट तेज की, हर फाइट ने उसकी तलवार को और रिफाइंड किया। स्वॉर्ड टेक्निक को लगातार रिफाइन करते हुए और कई मैचेस जीतने के बाद चेन डू को इतनी जोर की भूख लगी कि उसने एक शॉर्ट ब्रेक लेने का फैसला किया और वर्चुअल कॉम्बैट पॉड से बाहर आ गया। सिस्टम की आवाज ने उसे बधाई दी, अनाउंस किया कि वो ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स के टॉप 10,000 में एंटर कर गया है। चेन डू जम गया। उसकी आंखें फट गईं, जैसे वो आगे देखता रहा। अभी अभी जो सुना उससे स्टन्ड। उसने धीरे धीरे वो वर्ड्स रिपीट किए। यकीन नहीं हो रहा था। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स का टॉप 10,000। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सिस्टम को सभी रैंकिंग डिटेल्स दिखाने को कहा। इंटरफेस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स, रैंक 622, रन 9। 7वें इकोलॉजिकल जोन यूथ रैंकिंग्स, रैंक 654। जायंट बेयर डोमेन यूथ रैंकिंग्स, रैंक 55। पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट यूथ रैंकिंग्स, रैंक 7।
लिंगयांग सिटी यूथ रैंकिंग्स रैंक 1। सिस्टम ने शांत जवाब के साथ कंफर्म किया। चेन-डू की सांसें तेज हो गईं जैसे उसने रिजल्ट्स पढ़े। उसका एक्सप्रेशन शॉक से एक्साइटमेंट में बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार एज़्योर ड्रैगन थ्रस्ट मास्टर करने के बाद वो पूरे लिंगयांग सिटी यूथ रैंकिंग्स में फर्स्ट हो जाएगा। उसकी आर्म रेस्ट पर पकड़ मजबूत हो गई। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई जैसे एक्साइटमेंट बाहर निकल पड़ी। मन में वो जान गया, अब सब तय हो गया। होंगजी क्लास में उसकी जगह पक्की है। उसके बाद चेन-डू कंधे पर बैकपैक लटकाए सड़क पर चल रहा था घर की तरफ। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। चेन-डू रुका और सिर घुमाया। थोड़ी दूर एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उसकी तरफ उंगली उठाए, एक्सप्रेशन सख्त था। उसने चेन-डू को डांटा कि टीचर को देखकर ग्रीटिंग न करना बदतमीजी है। यह आदमी फन लियू था, लिंगयांग सिटी की नरवान हाई स्कूल के एकेडमिक अफेयर्स का डीन और फंग रोई का सेकंड अंकल। चेन-डू पूरा मुड़ा और रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग दी। उन्हें टीचर कहा। पास खड़े स्टूडेंट्स चुपचाप देखते रहे। कुछ की नजर चेन-डू की आर्म बैंड पर गई। उनके एक्सप्रेशंस बदले जैसे पहचान धीरे धीरे फैली। फन लियू ने भौहें चढ़ाई और फिर बोले। उन्होंने अनाउंस किया कि इस सेमेस्टर एकेडमिक अफेयर्स डीन के तौर पर वो पर्सनली यूनिफॉर्म इंस्पेक्शंस करेंगे। उन्होंने चेन-डू की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो क्या पहने हुए हैं। चेन-डू ने नजर हल्की सी नीचे की और शांत आवाज में जवाब दिया कि यह स्कूल यूनिफॉर्म है। पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स की दबी हुई हंसी निकल गई। फन लियू ने अचानक चुप रहने का आदेश दिया। स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट फिर भी फैलती रही। कुछ ने कहा कि चेन-डू मुसीबत में है। फंग रोई अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज्ड भी नहीं हुआ और उसके सेकंड अंकल जरूर बदला लेंगे। दूसरों ने क्लेम किया कि उन्होंने सुना है चेन-डू ने बैंड सब्सटेंसेस यूज करके जीता, इसलिए जो होगा उसका हक है। कोई और बुदबुदाया कि उसे तो लग रहा था चेन-डू सच में इतना स्ट्रांग था। फन लियू ने अचानक लपका। उसने वुडन बैटन उठाया और चिल्लाते हुए नीचे मारा, यह फेल, यह फेल, यह सब फेल। चेन-डू ने हल्के से सिर घुमाया और वार से बच गया। उसका एक्सप्रेशन शांत रहा। उसने इक्वली बोला कि उसने जो भी पहना है वो स्कूल रूल्स के अनुसार है। उसे समझ नहीं आया कि क्या फेल हो रहा है। फन लियू का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने चेन-डू की तरफ उंगली उठाई और दहाड़े की उसकी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की। बैटन फिर नीचे आई। इस बार चेन-डू ने हाथ बढ़ाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो मोशन साफ और डायरेक्ट हैंड्स था। स्ट्राइक पल भर में रुक गई। फन लियू एक पल के लिए जम गए, फिर और जोर से चिल्लाए। चेन-डू को नाफरमान और टीचर्स का विरोध करने वाला बताया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे और चेन-डू को एक्सपेल करवाएंगे। तभी एक शांत आवाज ने तनाव को काट दिया। किसी ने पूछा कि उसे कौन ढूंढ रहा था। चेन-डू टूटा हुआ बैटन हाथ में लिए खड़ा था। एक्सप्रेशन स्टेडी था। फन लियू सख्त हो गए और सिर घुमाया। भीड़ से दो आदमी आगे आए। एक थे लियू, लिंगयांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल। दूसरे थे वोंग ट्रान, लिंगयांग सिटी के मेयर। चारों तरफ के स्टूडेंट्स खामोश हो गए। फन लियू जल्दी से आगे बढ़े, एक्साइटेड होकर उंगली उठाते हुए चिल्लाए कि यही है चेन-डू। प्रिंसिपल लियू चेन-डू के सामने रुके और ध्यान से देखा। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या सच में यही चेन-डू है। चेन-डू एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया और बोला कि हाँ। प्रिंसिपल लियू ने हल्के से मुस्कुराते हुए फिर बोले, वो स्पेसिफिकली उससे मिलने आए हैं और पास खड़े आदमी से इंट्रोड्यूस कराया, मेयर वोंग। चेन-डू ने पोस्टर सीधा किया और रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग दी। उसने पूछा कि क्या बात है। मेयर वोंग जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि चेन-डू लिंगयांग सिटी यूथ रैंकिंग्स में नंबर 1 बन गया है और ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स के टॉप 1% में भी एंटर कर गया है। इसीलिए वो नेचुरली देखने आए कि ये किस तरह का प्रोडिजी है। वो बात किसी शॉक वेव की तरह लगी। फन लियू जम गए। उनकी आंखें फटी रह गईं जैसे वो हैरानी से चिल्लाए, क्या चेन-डू सच में ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग्स के टॉप 1% में है? उनके पीछे खड़े स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह गए, मुंह खुले, जैसे सच्चाई धीरे धीरे दिमाग में उतर रही हो। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लोग चेन-डू को अचरज से देखने लगे। कह रहे थे कि वो सच में इतना कमाल है। किसी ने कहा कि इतनी ताकत के साथ चेन-डू को फंग रुई को हराने के लिए कभी कोई नशे की जरूरत नहीं थी। दूसरों ने उत्साह से कहा कि भैया डू इतने टैलेंटेड हैं कि होंगजी क्लास में उनका जाना तय है। शोर के बीच प्रिंसिपल लियू ने शांत आवाज में चेन-डू से कहा कि पहले उनके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चलें, कुछ बात करनी है। फन लियू वहीं जमीन पर धंसे बैठे रह गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। चेन-डू ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, ठीक है। वो प्रिंसिपल और मेयर के साथ चल दिया। स्टूडेंट्स चुपचाप देखते रहे। सीन कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट हुआ। चेन-डू अंदर आया और उन्हें आदर से नमस्ते किया। अंदर 2 स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे। एक था लुबो, लिंगयांग सिटी नंबर 2 हाई स्कूल का सीनियर और लिंगयांग सिटी यूथ रैंकिंग्स में 2nd प्लेस। दूसरा था मोली, लिंगयांग सिटी
नंबर 1 हाई स्कूल की होंगजी क्लास का स्टूडेंट उस क्लास में रैंक 1। दोनों की नजरें मिलीं और लगभग एक साथ हट गईं। माहौल शांत और थोड़ा अजीब था। सब बैठ गए तो मेयर वोंग आगे झुके और सीधे बात पर आए। उन्होंने बताया कि पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले 100 शहर हाई स्कूल सीनियर्स के लिए एक कंपटीशन आयोजित करने की तैयारी में है। हर शहर से मार्शल स्किल रैंकिंग्स के हिसाब से टॉप 3 सीनियर स्टूडेंट्स चुने जाएंगे। पिछली रात शाम 6 बजे की रैंकिंग्स के आधार पर टीम्स बनेंगी, जिनकी अगुवाई लेवल 15 या उससे ऊपर के किसी वॉरियर करेंगे। यह 3 दिन का 100 शहरों का चैंपियनशिप हाई सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में होगा। मेयर वोंग ने फिर रिवॉर्ड्स बताए। चैंपियनशिप के टॉप 10 फाइनलिस्ट्स को अलग अलग मात्रा में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बोनस पॉइंट्स और इनाम मिलेंगे, कम से कम 10 बोनस पॉइंट्स और 1 लाख रुपए। चेन डू की नजर थोड़ी नीचे गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेयर वोंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो हिस्सा लेना चाहता है। चेन डू जवाब देता, उससे पहले मोली ने हाथ उठाया और पूछा कि चूंकि यह मार्शल स्किल रैंकिंग्स पर आधारित है तो कंपटीशन वर्चुअल कॉम्बैट में क्यों नहीं है। मेयर वोंग ने शांति से जवाब दिया कि वर्चुअल कॉम्बैट के मुकाबले डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को लगता है कि रियल कॉम्बैट ज्यादा कारगर है। उन्होंने बताया कि मैचेस के दौरान वॉरियर्स मौजूद रहेंगे सुरक्षा के लिए। सब खास तरह के सूट्स पहनेंगे और एक ही लाइफ स्ट्रेंथ लेवल पर लड़ेंगे। चेन डू ने मन में शांति से सोचा, अपने मौजूदा मार्शल स्किल लेवल के साथ वो कम से कम पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के टॉप 20 में तो है। रोज जिस रफ्तार से वो बेहतर हो रहा है, टॉप 3 में पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसकी नजर नीचे गई। भले ही वो टॉप 10 में ना आए, ये कंपटीशन उसे अपने हमउम्रों का असली लेवल समझने का मौका तो देगा ही। खुद पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं। सामने से मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्यादा मत सोचो। थोड़ी देर बाद चेन डू ने हाथ उठाया और साफ बोला कि वो हिस्सा लेगा। बगल में मोली ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी लेगा। मेयर जोर से खुशी से हंसे और कहा कि सच्चे हीरो हमेशा नौजवानों में से ही निकलते हैं। फिर बताया कि जाने का वक्त तय होते ही पहले से खबर कर दी जाएगी, अभी क्लास में वापस जा सकते हैं। बाद में जैसे ही चेन डू कमरे से बाहर निकला, उसके मन में बोझिल ख्याल आने लगे। अगर वो 100 शहरों की बैटल में टॉप 3 में आ जाए तो उसके मॉम डैड को हर दिन इस तरह थक थक कर काम नहीं करना पड़ेगा। उसने हाथ हल्के से भींचे। वो जानता था कि उसे क्या करना है। चेन डू ने मन में ठान लिया, 100 शहरों की बैटल में टॉप 3 की जगह पक्की करनी है। उसके बाद चेन डू ने क्लासरूम का दरवाजा धकेल कर खोला और अंदर कदम रखा। एक पल रुककर उसने चारों तरफ देखा। आमतौर पर क्लासरूम की डेस्क पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन होंगजी क्लास की डेस्क पर कोई नाम नहीं था। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर सोचा कि अभी कहीं भी बैठ लेता है। जैसे ही उसने कुर्सी खींची, एक कर्कश आवाज आई, भाग यहां से। एक बड़ा हाथ उसके पास जोर से पड़ा। आवाज ने पूछा कि वो है कौन और इस जगह बैठने की हिम्मत कैसे हुई। चेन डू ने सिर घुमाया। बगल में एक भारी भरकम स्टूडेंट खड़ा था। यह था पेंग हू, होंगजी क्लास में रैंक 10। उसका विशाल डील डॉल क्लासरूम में किसी भालू जैसा लग रहा था। पेंग हू झुककर चेन डू को ऊपर से नीचे देखते हुए ताना मारते हुए मुस्कुराया। चेन डू ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और बोला कि यह कौन सा जमाना है, क्या लोग अभी भी स्कूल में दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। माहौल पल भर में तन गया। पेंग हू जवाब देता, उससे पहले कोई उन दोनों के बीच आ गया। एक हाथ धीरे से चेन डू के कंधे पर आया। मोली ने शांत आवाज में पेंग हू से कहा कि चेन डू पहली बार यहां आया है और उसे अभी होंगजी क्लास के रूल्स नहीं पता। चेन डू का दिल एक पल के लिए तन गया। मोली उसके पास बिना आहट के आ गया था। बस यही काफी था चेन डू को समझाने के लिए कि कुछ तो बात है। उसने मन में अंदाजा लगाया कि इस आदमी की लाइफ स्ट्रेंथ उसकी अपनी से कम 2 लेवल्स ऊपर होगी। पेंग हू ने ठंडे से नाक चढ़ाई और हाथ हिलाया। बोला कि चेन डू की किस्मत अच्छी है, मोली की खातिर इस बार छोड़ रहा है। फिर मोली ने रूल्स समझाए। उसने बताया कि चूंकि चेन डू होंगजी क्लास में पहली बार आया है, शायद उसे नहीं पता कि यहां ताकत और रुतबा सीट नंबर्स से तय होता है। हर महीने होंगजी क्लास में रियल कॉम्बैट से सीट रैंकिंग बैटल होती है। नतीजे सबकी रैंकिंग तय करते हैं। सबसे नीचे के 10 स्टूडेंट्स को अगले पूरे महीने खड़े होकर क्लास करनी पड़ती है। चेन डू ने चुपचाप सुना। उसे हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि होंगजी क्लास में कॉम्पिटिटिव प्रेशर इतना तगड़ा होगा। मोली ने एक और बात ऐड की। बोला कि चूंकि महीने की शुरुआत है, इस महीने की सीट रैंकिंग्स पहले ही तय हो चुकी हैं। उसने आगे इशारा करते हुए बताया कि थोड़ी देर में चेन डू चैलेंज फॉर्मेट में अपनी सीट नंबर के लिए कंपीट करेगा। चेन डू ने थोड़ी सी नजर उठाई और शांत आवाज में पूछा कि क्लास में बैठने के अलावा सीट नंबर रैंकिंग्स के हिसाब से ट्रीटमेंट में और क्या फर्क होता है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि कितनी ताकत लगानी है। जवाब जल्दी आया। सीट रैंकिंग जितनी ऊंची उतना बेहतर। वजह सीधा था। सीट रैंकिंग्स तय करती हैं
कि हर महीने हर स्टूडेंट को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। यह सुनते ही चेन डू की आंखें चमकी। उसने कहा कि यह तो जरूर ट्राई करने वाली बात है। रिसोर्सेज का मामला है तो जितनी ऊंची सीट नंबर मिले उतना अच्छा। उसका इरादा पक्का हो गया। तभी एक और आवाज आई, क्लास शुरू हो चुकी है, सब सीधे बगल के कॉम्बैट रूम में जाएं। स्टूडेंट्स कॉम्बैट रूम में का इकट्ठा हुए, रोज में साफ खड़े थे। इंस्ट्रक्टर ने रूल्स बताए। एक चैलेंजर 3 तक चैलेंजेस दे सकता है। कॉम्बैट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक सीट नंबर असाइन होगी। चेन डू ने चुपचाप सुना। बिना हिचकिचाए वो आगे बढ़ा और हाथ उठाया। उसने साफ आवाज में कहा कि वो सीट नंबर 10 को चैलेंज करता है। वो बात मुंह से निकली नहीं कि माहौल बदल गया। चारों तरफ फुसफुसाहट टूट पड़ी। स्टूडेंट्स हैरानी से देखने लगे। किसी ने चिल्लाया कि चेन डू शुरू से ही टॉप 10 को चैलेंज कर रहा है। किसी ने धीरे से कहा कि दिखने में सीधा साधा लगता है लेकिन काम बहुत बड़े करता है, शक भी उतनी ही जल्दी आए। कुछ ने तर्क दिया कि भले ही चेन डू की मार्शल स्किल लेवल शानदार हो, उसकी लाइफ स्ट्रेंथ होंगजी क्लास के बाकियों से काफी कम है। सिर्फ उससे टॉप 10 को चैलेंज करना काफी नहीं। चेन डू को रूल याद था, 10वीं सीट का रिसोर्स एलोकेशन 11वीं से 50% ज्यादा होता है। बस यही फर्क ट्राई करने के लिए काफी था। उसने तलवार की पकड़ मजबूत की। नजरें तेज और स्थिर थीं। सामने से रैंक 10 वाला स्टूडेंट जोर से हंसा। उसने चेन डू का मजाक उड़ाया कि अभी अभी होंगजी क्लास में आया और पहले से इतना रवैया। उसने वार्निंग दी कि पिटने के बाद रोने मत लगना। चेन डू ने उसकी तरफ देखा और सीधे पूछा कि क्या वही रैंक 10 है। वो मोटा तगड़ा स्टूडेंट ने चौड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। वो आगे झुका, चेहरे पर पूरा घमंड लिए, और चेन डू से कहा कि उसकी किस्मत खराब है। इंस्ट्रक्टर ने ऊंची आवाज में पेंग हू को प्रोटेक्टिव गियर पहनकर एरिना में आने को कहा। एक तरफ से कोई चुपचाप चेन डू को देख रहा था। उसने सोचा कि चेन डू स्थिर स्वभाव का लगता है, फिर भी खुद को प्रूव करने की चाहत कुछ ज्यादा ही है। फिर उसने मन में सोचा कि ठीक है, थोड़ी मुश्किल झेलने दो, यह भी ट्रेनिंग ही है। पेंग हू आगे बढ़ा, भारी हैमर दोनों हाथों से थामे। उसके मोटे शरीर से दबाव निकल रहा था, जैसे वो मजबूती से खड़ा हुआ। चेन डू दूर से उसके सामने था, तलवार शांति से हाथ में थामे। कॉम्बैट रूम का माहौल भारी हो गया। चेन डू का चेहरा स्थिर रहा, नजरें तेज और फोकस्ड थीं। कोई डर नहीं। एक तेज आवाज कमरे में गूंजी, मैच शुरू। पेंग हू ने खतरनाक मुस्कान के साथ चेन डू से पूछा कि तैयार है। बोला कि उसके पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार रहे। चेन डू शांत खड़ा रहा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने धीरे से जवाब दिया कि देखते हैं। अगले ही पल पेंग हू ने पहले वार किया। उसने अपना विशाल हैमर भयानक ताकत से आगे झुलाया, लेकिन चेन डू घबराया नहीं। उसके चारों तरफ एक हल्की सी औंदरा बही, जैसे वो बिना हड़बड़ाए आगे बढ़ा। पेंग हू ने ताना मारा कि चेन डू बहुत धीमा है। भारी हैमर ओवरवेलमिंग मोमेंटम के साथ उस पर उतर रही थी। किनारे खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से देख रहे थे। किसी ने चिल्लाया कि इतने स्पीड के फर्क के साथ चेन डू की लाइफ स्ट्रेंथ लेवल पेंग हू से पूरे एक रैंक नीचे है। कुछ ने तुरंत नतीजा निकाल लिया कि चेन डू हार जाएगा, अगले राउंड में ही खत्म। उन्होंने कहा कि लाइफ स्ट्रेंथ में सिर्फ 0.1 का फर्क भी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। पूरे एक लेवल के फर्क की तो बात ही अलग है। उनके लिए चेन डू की हार पहले से तय लग रही थी। किनारे से देख रहे इंस्ट्रक्टर की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो हैरानी में बुदबुदाए कि चेन डू की लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.2 तक पहुंच गई है। कल तो बस 5.1 थी, एक ही दिन में 5.2 कैसे हो गई, ये उनकी समझ से परे था। उधर पेंग हू जोर से हंसा, जीत का पूरा यकीन लिए। चिल्लाया कि चेन डू पहले ही हार चुका है। उसका भारी हैमर कुचलती ताकत के साथ नीचे आया, लेकिन अगले ही पल पेंग हू आगे देखता रह गया। हैरान, समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसके चेहरे पर सदमा छा गया, माथे पर पसीना आ गया। चेन डू हिला था। एक ही स्मूथ मोशन में चेन डू ने शरीर नीचे किया और अपना स्टैंस बदला। उसकी तलवार पूरी प्रिसिजन के साथ ऊपर उठी। नीली रोशनी की एक चमक ऊपर की तरफ फटी। पेंग हू रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही चेन डू की तलवार नीचे से उठती लहर की तरह उभरी, जबरदस्त ताकत लिए हुए। उस वार की ताकत ऊपर की तरफ फटी और पेंग हू के विशाल शरीर को हवा में उठा दिया। पेंग हू की आंखें फटी रह गईं, जैसे उसका शरीर ऊपर उछला। वो बस एक हैरान सी आवाज निकाल सका। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी पासा कैसे पलट गया। उसका विशाल शरीर हवा में उड़ता रहा। वो बस हैरानी से चिल्लाता रहा, जैसे ऊपर उछाला जा रहा था। उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। नीचे से दर्जनों स्टूडेंट्स ऊपर देखते रहे, जैसे उसका भारी शरीर कॉम्बैट रूम के पार उड़ा। थोड़ी देर बाद पेंग हू जोर से जमीन पर गिरा। फर्श हल्का सा हिला, धूल और शॉक वेव्स बाहर फैली। चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स की आंखें फट गईं। जो अभी देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। चेन डू शांत खड़ा था, तलवार अभी भी हाथ में। किनारे से इंस्ट्रक्टर की नजर अचानक उसकी टेक्निक पर गई।
उन्होंने चेन डू के वेपन को देखा और हैरानी से पूछा कि क्या यह एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट था। उन्होंने कहा कि चेन डू की मार्शल स्किल फर्स्ट ऑन ऑर्डर परफेक्शन तक पहुंच गई है। चेन डू ने शांत आवाज में जवाब दिया कि कल रात बस ब्रेक थ्रू हो गया। यह सुनकर बाकी सब और भी हैरान रह गए। एक ही रात में 90% मास्टरी तक पहुंचना, यह उनके लिए मानना लगभग नामुमकिन था। उन्हें पूरी तरह पागलपन लग रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर की आवाज कॉम्बैट रूम में गूंजी, मैच का नतीजा अनाउंस करते हुए। जीत चेन डू की। चेन डू ने हल्के से सांस ली और तलवार नीचे की। उसका चेहरा अपनी यूजुअल शांति पर लौट आया जैसे नतीजा ऑफिशियल हो गया। अरीना के चारों तरफ स्टूडेंट्स में हलचल मच गई। वो चेन डू को देखते रहे और चिल्लाए कि उसने सच में पूरे एक लेवल के फर्क के बावजूद जीत लिया। कुछ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरे चिल्लाए कि यह तो कमाल है, सिर्फ एक बार में जीत। भीड़ में मोली ने धीरे से कहा कि चेन डू सच में एक देर से खिलने वाला जीनियस है। इंस्ट्रक्टर आगे बढ़े और अनाउंस किया कि चेन डू को सीट नंबर 10 मिली। उन्होंने पूछा कि क्या वो ऊपर की रैंक के लिए चैलेंज जारी रखना चाहता है। चेन डू ने शांति से सिर हिलाया और मना किया। उसने बताया कि कुछ और जगहें ऊपर जाने से रिसोर्सेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ताकत बचाना ज्यादा सही है। चारों तरफ से स्टूडेंट्स उसे घेर लिए। एक ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और वी चैट पर ऐड करने को कहा। क्लासमेट्स हैं तो कांटेक्ट में रहना चाहिए। बाकी भी जल्दी से शामिल हो गए, ऐड करने की रिक्वेस्ट करते हुए। चेन डू इस अचानक ध्यान के नीचे थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी तमीज से मान गया। तभी पेंगहू धीरे धीरे उठा। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब था। उसने घबराते हुए चेन डू को देखा और बिग ब्रदर कहकर बुलाया। गुजारिश की कि कोई बुरा ना माने और जो पहले कहा वो भूल जाए। चेन डू ने उसे शांत नजरों से देखा और मन में सोचा कि पेंगहू सच में हवा के साथ मुड़ना जानता है। मैच खत्म होने के बाद चेन डू स्टूडेंट्स के बीच चुपचाप खड़ा था। तभी एक आवाज आई। इंस्ट्रक्टर ने उसे क्लास के बाद ऑफिस में आने को कहा। चेन डू ने हैरानी से सिर घुमाया, सोचा कि बात क्या है। थोड़ी देर बाद उसने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर से शांत आवाज ने अंदर आने को कहा। चेन डू अंदर गया और देखा कि प्रिंसिपल डेस्क के पीछे बैठे किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ लिख रहे हैं। ऑफिस का माहौल शांत और औपचारिक था। इसी बीच चेन डू के इंस्ट्रक्टर ने प्रिंसिपल से पूछा कि उनके इकोलॉजिकल जोन में माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट थाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्पेशल रिक्रूटमेंट स्लॉट्स अभी भी बचे हैं क्या। प्रिंसिपल ने उलझन में उन्हें पहले बैठने को कहा, फिर पूछा कि वो यह क्यों पूछ रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि वो देखना चाहते हैं कि चेन डू स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं। यह सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा सोचने वाला हो गया। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट थाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों 8 महान स्कूल्स में आते हैं। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट्स की मार्शल स्किल फर्स्ट ऑर्डर परफेक्शन पर हो। उन्होंने आगे कहा कि चेन डू उस लेवल से सिर्फ 1% दूर है, लेकिन वो आखिरी 1% तोड़ना बेहद मुश्किल है। इंस्ट्रक्टर लिंग युन ने बेसब्री से कहा कि और बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि ऑफिस में स्टूडेंट्स की मार्शल स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने वाली एक मशीन है। चेन डू को ट्राई करने दो। प्रिंसिपल ने एक सांस ली और कहा कि लिंग यून हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। फिर भी मान गए और ऑफिस के कोने की तरफ इशारा किया। टेस्टिंग मशीन वहां है। बताया कि इसकी मैक्सिमम रीडिंग फर्स्ट ऑर्डर एडवांस तक है, इसलिए स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए एकदम सही है। लिंग यून ने फौरन चेन डू का कंधा थामा और उसे मशीन की तरफ ले गए। उन्होंने चेन डू को कहा कि सीट बैटल में जो अटैक किया था वही दोबारा करे और मशीन की सही जगह पर मारे। चेन डू ने शांति से सिर हिलाया और आगे बढ़ा। उसका चेहरा गंभीर हो गया जैसे वो टेस्टिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे तलवार उठाई। कमरे में एक खामोश स्थिरता छा गई, जैसे उसने ताकत इकट्ठा की। अगले ही पल वो हिला। एक तेज मोशन के साथ चेन डू ने अपनी टेक्निक अनलीश की। एज्योर ड्रैगन थ्रस्ट नीली रोशनी की एक शानदार लहर में आगे फटी, टेस्टिंग मशीन की तरफ ओवरवेलमिंग ताकत से टकराई। एक जोरदार तड़कने की आवाज ऑफिस में गूंजी। टेस्टिंग मशीन चेन डू के वार की ताकत से टूट गई। टुकड़े जमीन पर बिखर गए जैसे मशीन धुआं छोड़ते हुए गिर पड़ी। प्रिंसिपल एक पल के लिए सदमे में जम गए। टूटी मशीन को देखते रहे। वो हैरानी से बोले, ये कैसे हुआ? दिमाग नहीं मान रहा था। पास में इंस्ट्रक्टर लिंग युन ने बराबर हैरानी से कहा कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। कल दोपहर तक चेन डू एडवांस स्टेज पर था और कल रात ही ब्रेक थ्रू। अब वो फर्स्ट ऑर्डर परफेक्शन पर है। चेन डू टूटी मशीन के पास अजीब महसूस करते हुए खड़ा था, सिर के पीछे हाथ फेरते हुए। उसने प्रिंसिपल से माफी मांगी, कहा कि उसे नहीं पता था कि मशीन टूट जाएगी। लिंग यून को मशीन की कोई परवाह नहीं थी। उनका चेहरा उत्साह और तीव्रता से भर गया।
उन्होंने डिक्लेयर किया कि चेन डू बिल्कुल एक फाइटिंग जीनियस है। जीतने की यह समझ असाधारण है। वो जो